तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वाइलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 368 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कीचिका खुद को सेक्रीफाइस करना चाहता था ताकि वो इन सबको मारकर अपने फिर से रेस को आगे बढ़ा सके। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब सुनकर पर्पल क्लॉक और पियर्सी टाइगर भी स्टन हो जाते हैं और वो कहते हैं ये अच्छा नहीं है, ये तो पागल हो गया है। अब ये एबोरिजिनल भी पाइनेकल एम्पायर की पावर रखता था, अगर वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया तो गोल्ड कैंग को तो कुछ नहीं होगा, वो फाइन रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये दो बंदे जो कि पर्पल क्लॉक और पियर्सिंग टाइगर, ये दोनों मुसीबत में आ सकते हैं। और फिर हमें उसी कीचिका को दिखाया जाता है जो कहता है कि हमें फाइनली इनहेरिटेंस मिल गई है। जिसके बाद वो अपनी आंखों को क्लोज करता है और स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने अपने पार्ट को कर लिया है। और मरने से पहले वो अपनी लव को याद करता है जिसका नाम मार्सा होता है। वो कहता है कि जबकि वक्त तुम पहले मरी थी तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं, लेकिन मैं उस वक्त ऐसा कर नहीं सकता था। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपनी आंखों को बंद करता है और उसकी बॉडी से पावरफुल रिपल्स निकलने लगती है। अब इसे देखकर जितने भी बंदे होते हैं कंट्रोल रूम में वो सब शॉक हो जाते और कहते कि नहीं थर्ड ब्रदर ऐसा मत करो। और दिखाया जाता है कि वहाँ पर 2 बीम्स ऑफ लाइट जो कि वहाँ पे टाइल्समान को लेने गए होते हैं वो आ चुके होते हैं। और जब वो भी प्रोजेक्शन को देखते हैं तो स्टन हो जाते हैं। वो भी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और अब फिर हमें ट्रेजर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पियर्सन टाइगर भी अपनी आंखों खोल लेता है और दीवार से जाके टकराता है और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और पर्पल क्लॉक भी कहता है ये तो मैडमैन है, ये मैडमैन, ये पागल हो गया, ऐसा नहीं करो। अब गोल्ड कैंग भी वहाँ पे खड़ा होता है क्योंकि इससे उसको फर्क भी नहीं पड़ने वाला है और वो कहता है ये तो सच में पागल हो गया है। लू फैंग को भी दिखाया जाता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैं इसको वेट स्टैंड कर पाऊंगा या फिर नहीं। वो अपने आप को विंग्स में कवर कर लेता है। कीचिका को दिखाया जाता है जो मरते वक्त भी स्माइल कर रहा होता है। वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है, उसकी पूरे के पूरे सेल की बॉडी में से पूरी तरह से एक्सप्लोर हो जाती है। उसमें से टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है जो कि आराम से ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक जितनी भी अनडाइंग एनर्जी उसने जमा की होती है वो इरप्ट होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे एकदम पूरी तरह से धमाका होता है जो कि मिलियंस ऑफ सेक्टोलॉर्ड्स के कंबाइंड अटैक से भी ज़्यादा होता है। पूरे के पूरे रूम में वो भर जाता है। रूम भी ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए वहाँ पे ज़्यादा छुपने की भी जगह नहीं थी। अब पियर्सिंग टाइगर को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं यहाँ मर नहीं सकता हूँ। वहीं पे पर्पल क्लॉक भी कहता है कि देखते हैं क्या होता है। ब्लू फैंग भी अपने आप को उसी विंग्स में कवर कर लिया होता है। गोल्ड कैंग तो वहाँ पे सिंपली खड़ा होता है और वहाँ पे देख रहा होता है। यहाँ दिखाया जाता है तभी वहाँ पे पावरफुल फोर्स इंस्टेंटली उन सब पे आते टकराती है। उसी वक्त पियर्सिंग टाइगर और पर्पल क्लॉक भी इससे फाइट कर रहे होते हैं हार्ड ताकि इससे बचा जा सके। अब दिखाया जाता है जो फाइनल फोर्स होती है वो साव विंग्स और जनरल आर्मर्स तक भी टकराती है। अब इसमें तो 90% यहाँ पे कम हो जाती है लेकिन जो 10% बचता है वो क्लाउड कॉन्टेक्ट आर्मर से टकराता है। अब देखा जाए तो इसकी पावर लो एम्पायर ह्यूमन जितनी होती है जो कि किसी को भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पे जो लू फैंग की क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन होती है वो भी क्रम्बल हो जाती है, वो भी टूट जाती है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है साव विंग्स को जो कि लू फैंग को प्रोटेक्ट तो कर ली होती है। वहीं पे गोल्ड कैंग, पर्पल क्लॉक और पियर्सिंग टाइगर इन सब का भी सिचुएशन अलग अलग था। गोल्ड कैंग तो ऐसे ही खड़ा था, उसका तो फोर्स पे तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे दिखाया जाता है उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन फिर से वो रिफॉर्म हो जाती है। और फिर हमें सीन चेंज का कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही 3 एबोरिजिनल्स ये सब देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे लीडर ने इन सब के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। हमें कैसे भी करके यहाँ पे अपने रेस को आगे बढ़ाना होगा। हमें इनहेरिटेंस तो मिल गई है लेकिन फिर भी हमें आगे चल के और भी अच्छे से काम करना होगा। जिसके बाद हमें टावर का एआई को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये एक मैसेज है जो कि मास्टर के द्वारा पीछे छोड़ा गया था और उन्होंने मुझे कहा था कि हम मरेंगे तो उसके बाद तुम ये मैसेज उन सब तक पहुंचा देना। तो ये सुनकर तीनों वॉरिस अपनी सांसें थाम लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पे कीचिका का वॉइस आता है जो कहता है पैम, मेबू और लूडिमा, यहाँ पे तुम मुझे सुन रहे होगे तो तब तक मैं मर चुका हूँगा, प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से मैं जिंदा था, यहाँ
यहाँ पे मैं चाहता था कि मैं मरने से पहले इनहेरिटेंस को ले लूँ, और जबकि ये हो गया तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं हर एक चीज़ को तुम पे छोड़ता हूँ। ट्रेस रूम ऑलरेडी बंद हो चुका है, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ना ही वो उन चेस्ट को भी ओपन कर सकता है। वो सिर्फ अपने गॉड कंट्री का यूज़ करके टेलीपोर्ट करके बाहर जैसे ही जाएंगे उसी वक्त तुम यहाँ पे जाना और उन सारे ट्रेजर्स को ले लेना और यहाँ पे वहाँ सब क्लियर कर देना। जिसके बाद वहाँ पे कहता है पाए ओ मेरे ब्रदर लाडिमो मेबू, मेरे बच्चों को सेफ रखना और मुझे माफ़ करना और यहाँ से निकल भी जाना। और ये सुनकर वो कुछ कर तो नहीं सकते बल्कि रोने लगते हैं, और यहाँ पे वो उन सब के साथ बहुत ही लंबे टाइम थे और यहाँ पे इन सब को सीखकर वो बहुत ही रोने लगते हैं। अब यहाँ पे फिर हमें सीन चेंज कर ट्रेजर रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ धमाका हुआ होता है और वहाँ पे पूरी तरह से रूम में हलचल मचा हुआ होता है। अब यहाँ पे वो पाइनिकल एम्पर लेवल का था जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट तक किया था। वहाँ पे थोड़ी देर बाद ही थोड़ा सा शांति हो जाता और हमें पियर्सिंग टाइगर को दिखाया जाता है जो कोने में था, वो गुस्से में गाली दे रहा था। अब पर्पल क्लॉक को भी दिखाया जाता है जो कि राख बन चुका था, और उसके बाद वो अपने आप को रिफॉर्म करता है और फिर उसकी नज़र गोल्ड कैंग पे जाती है जो कि उसी रूम के सेंटर में था। अब गोल्ड कैंग के एक्सप्रेशन भी कोल्ड हो जाते हैं और लू फेंग भी वहाँ पे एक कोकुन के जैसा बना हुआ था, अपने विंग्स के साथ लपटा हुआ था। जिसके बाद वो धीरे धीरे अपने विंग्स को खोलता है और वो सामने की तरफ देखता है। पता चलता है कि पियर्सिंग टाइगर की एनर्जी बहुत ही लो हो चुकी है, और बात रहे पर्पल क्लॉक की तो उसमें कोई चेंजेस नहीं था, मतलब कि उसका एक एक्सप्लोजन से कोई भी नहीं चेंज हुआ था, मतलब उसको फर्क भी नहीं पड़ा था। और ऐसा ही गोल्ड कैंग को भी हुआ था। अब दिखाया जाता है लू फेंग को जो सोचता है कि पियर्सिंग टाइगर ने बहुत ज़्यादा लॉसेस को सफ़र किया है, उसकी अंडाइंग बॉडी 50% तक डैमेज हो गई है, लेकिन पर्पल क्लॉक आखिर वो अभी तक इंजर्ड क्यों नहीं है। ये देखना जाए तो गोल्ड कैंग का हर्ट होना ये नॉर्मल बात है, लेकिन पर्पल क्लॉक आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे दो एनिमीज थे। अब गोल्ड कैंग तो अपने एम्पर लिमिट पे आ चुका था और पर्पल क्लॉक भी अपने एम्पर पाइनेकल पे आ चुका था। अब यहाँ पे गोल्ड कैंग को दिखाया जाता है जो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वो पर्पल क्लॉक की ओर देखता है और कहता है कि तुम्हें सच में पता है कि आखिर तुम्हें कैसे एक्ट करना है। और यहाँ पे वो कहता है पर्पल क्लॉक यहाँ पे इस ओरिजिनल ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया और मैं भी तुम्हारे की चैंग रेस के स्ट्रेंथ को नहीं देख पाया हूँ, और मुझे पता था कि पहले तुमने अपनी 3% अंडाइंग बॉडी को यूज़ कर दिया था, और यहाँ पे नाइट एम्पर के एक्सप्लोजन में तुम भी जरा सा भी हार्म नहीं हुए, और ये एक्सप्लोजन जो हुआ है गोल्ड कैंग तो अनडैमेज था। अब लू फेंग के पास टेरिफाइंग डिफेंस है जो कि उसे अनडैमेज रखता है। गोल्ड कैंग को इसके बारे में पता था कि इस ह्यूमन के पास अपने ट्रम्प कार्ड से, इसलिए वो लू फेंग के इस बार से बचने से वो शॉक नहीं हुआ था। लेकिन पियर्सिंग टाइगर उसने तो अपने हाफ अंडाइंग बॉडी को खो दिया था और उसे तो और भी डैमेज पड़ने वाला है। अगर इससे ज़्यादा डैमेज पड़ता तो वो कोमा में चला जाता, जो कि एक्सपेक्टेशन से बाहर था। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉकिंग था तो वो सिर्फ पर्पल क्लॉक, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ पाइनिकल एम्पर लेवल का था और नाइट एम्पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था तो वो भी इंजर्ड नहीं हुआ था। वो वहाँ पे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ा था, और किसी भी ने सोचा था कि पर्पल क्लॉक के पास कुछ ऐसा स्पेशल थिंग होगा जो कि उसे बचाए रखा होगा। अब ये समय अलग हो चुका था। अब यहाँ पे किचिका के एक्सप्लोजन की वजह से भी वो कुछ नहीं हुआ था, और यहाँ पे वो समझ गया था कि उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेजर है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और पर्पल क्लॉक को दिखाया जाता है जो कि हंसने लगता है। यहाँ पे उसकी बॉडी फिर से रिफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद वो क्या आता है गोल्ड कैंग। यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ रेसेस मौजूद है, काउंटलेस ट्रेजर्स हैं, यहाँ पे काउंटलेस डेंजर्स है हर एक एरिया में। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई सर्वाइवल ट्रम्प कार्ड्स नहीं होंगे। अब गोल्ड कैंग भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुमने इन सब को पहले से ही प्लान कर लिया है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो सामने देखता है और कहता है कि ये मेरे सर्वाइवल के लिए भी है, इसलिए यहाँ पे तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब गोल्ड कैंग सारी बातों को समझ जाता है। फिर इसके बाद वो लोग ह्यूमन मतलब यांग की तरफ देखते हैं और पियर्सिंग टाइगर उसी की तरफ देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे पियर्सिंग टाइगर की जो डिफेंस थी वो लू फेंग के इस डिफेंस के सामने कुछ भी नहीं थी। उसके अटैक एवरेज थे और ये सब एवरेज थे, लेकिन फिर भी लू फेंग की डिफेंसिव फॉर्म उससे बचा रही थी। और अब फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो कहता है चलो देखते कि यहाँ पे आके इन चेस्ट को कौन ओपन करता है, आगे कौन इस पर ट्राई करना चाहता है। अब ये सुनकर पर्पल क्लॉक कहता है कि गोल्ड कैंग तुम पहले जाओ, तुम पहले कोशिश करो। तो ये सुनकर गोल्ड कैंग आगे बढ़ता है जो कि उसी 12 चेन्स के साथ बना हुआ होता है वही एंशिएंट चेस्ट।
अब यहाँ पे वो अपने ब्रूट फोर्स और स्किल को यूज़ करके उसको ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसको नहीं खोल पाता है। जिसके बाद वो पर्पल क्लॉक से कहता है कि तुम इस पर ट्राई करो। जिसके बाद पर्पल क्लॉक आगे बढ़ता है और वो भी उस पर ट्राई करता है। अब यहाँ पे उस पर ट्राई करने के बावजूद वहाँ पे वो लू फेंग से कहता है कि ह्यूमन, क्या तुम इस पर ट्राई नहीं करना चाहते हो? तो लू फेंग कहता है कि इतनी जल्दबाजी भी नहीं है। अब पर्पल क्लॉक भी इस पर ट्राई करता है, वो भी फेल हो जाता है। लू फेंग पियर्सिंग टाइगर भी ट्राई करते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। हमें सीन चेंज कर कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेबू अभी भी गुस्से में होता है और कहता है कि ये इन्वेडर्स अभी भी ट्रेजर को पाना चाहते हैं, ये सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। जिसके बाद लाडिमो कहता है कि ये ट्रेजर सब हमारा है, ये सारे इन्वेडर्स, इन्हें नहीं पता है ये कभी भी इन सबको नहीं ले सकता है। अब देखो तो सही, उस स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे जो कि गोल्ड गैंग के हैं वो जरूर पागल हो जाने वाला है, लेकिन फिर भी ये यूजलेस है क्योंकि कोई भी इसको नहीं खोज सकता है। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपने गॉड कंट्री से टेलीपोर्ट करके वहाँ से चले जाए। अब पू ए भी कहता है कि हाँ, हम लोग इंतजार करेंगे उसके जाने का, और जैसे ही वो जाएंगे हम लोग ट्रेजर्स को ले लेंगे। और वो तीनों इसी बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो लोग यहाँ से निकले। और अब फिर हमें सीन चेंज कर थोड़े मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पे उस चेस्ट को ओपन करने का कोई भी जरिया नहीं है। जिसके बाद लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोचता है कि शायद मैं अपने मोसा क्लैंसमैन बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लूँ यांजी वॉरियर्स में और फिर इस पर ट्राई करूँ तो शायद ये खुल जाए। अब इन सब के बारे में लू फेंग सोच रहा होता है, लेकिन उसे फुली कंफर्म नहीं था कि वो ये कर पाएगा या फिर नहीं। अब गोल्ड गैंग को दिखाया जाता है, जो गुस्से में कहता है कि ये कितना बेकार है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये सब वेस्ट हो गए हैं। यहाँ पे उसके पास आइस ब्लेड और नाइट टेम्पर की वेल्थ तो थी, लेकिन उसे ये ट्रेजर चाहिए था जो कि उसे नहीं मिलने वाला था। और अब फिर लू फेंग यहाँ पे मन ही मन में हंस रहा था और कहता है कि लालच वो तो सारे वॉरियर्स में दिखता ही है, अब ये डिफरेंस है कि कौन इसको कंट्रोल करता है और कौन नहीं। और अब फिर हमें गोल्ड गैंग को दिखाया जाता है, जो उन सबसे कहता है तुम तीनों यहाँ पे अपने गॉड कंट्री से टेलीपोर्ट कर बाहर जा। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है कि गोल्ड गैंग तो पहले हम तीनों को यहाँ से निकलने के लिए भेज रहा है, अगर कोई भी ऐसे टेलीपोर्ट करके वहाँ से निकलता तो गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन की वजह से उसकी गॉड कंट्री की लोकेशन उसे मिल जाती और यहाँ पे कोई भी उसको फॉलो कर सकता था, उसको मार भी सकता था। अगर यहाँ पे अगर कोई भी बंदा उसकी गॉड कंट्री के अंदर घुस जाए तो यहाँ पे आराम से उसको मारा जा सकता है। तो ये सुनकर पर्पल क्लॉक गुस्से होते हुए कहता है कि आखिर हम लोग पहले क्यों जाए, गोल्ड गैंग तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, तो तुम्हें ही अपने गॉड कंट्री को यूज़ करके टेलीपोर्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोगों ने भी तुम्हें फॉलो करने की कोशिश की तो तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो और तुम हम सबको आराम से मार सकते हो। तो पियर्सिंग टाइगर भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। लू फेंग भी हामी भरता है कि मैं एग्री करता हूँ। अब यहाँ पे उन सबको इन सब के बारे में पता था। और अब फिर हमें उसे डार्क ट्रेजर रूम का सीन दिखाया जाता है, जो ये सुनकर गोल्ड गैंग हंसने लगता है और वो कहता है कि जो भी मुझे यहाँ पे धोखा देगा वो मारा जाएगा। यहाँ पे दिखाया जाता है कि पर्पल क्लॉक भी उसकी तरफ देख रहा होता है, वो कहता है कि हाँ अगर हम लोग बिट्रे भी नहीं करेंगे फिर भी हम लोग मार जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हो जिसको मैं स्किप करता हूँ, बस ऐसे ही आपस में बकवास करते रहते हैं। अब इसके बाद लू फेंग गोल्ड गैंग की तरफ देखता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग का टीम अभी कमजोर था। अब गोल्ड गैंग को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी ग्रुप्स की ओर देखता है और कहता है तुम सबकी इतनी हिम्मत। अब ये सुनकर पर्पल क्लॉक गोल्ड गैंग से कहता कि मैंने ऑलरेडी अपने वर्चुअल वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट को एक्टिवेट कर दिया है, यहाँ पे हर एक चीज़ रिकॉर्ड की जा रही है, अगर तुम यहाँ से मूव करने की कोशिश करोगे तो ये मैं अपने अटैकिंग कैंप की ओर भेज दूंगा और कोई भी तुम्हें नहीं प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये सुनकर गोल्ड गैंग पर्पल क्लॉक की तरफ देख कर कहता है कि ब्रॉडकास्ट ये टावर हर एक सिग्नल हर एक चीज़ को जाम किए हुआ है, यहाँ पे कोई भी चीज़ डिलीट नहीं कर सकती है और तुम सिर्फ बेसिक रिकॉर्डिंग को यूज़ कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है इसको रिकॉर्ड करने का। तो ये सुनकर पर्पल क्लॉक के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और गोल्ड गैंग पर्पल क्लॉक की तरफ हंसते हुए कहता है कि ये टावर ये मोस्ट एक्सपेंसिव स्कैनर भी यहाँ पे यूजलेस है, यहाँ तक कि गॉड एनर्जी भी यूजलेस है और तुम सोच रहे हो कि वर्चुअल वर्ल्ड डिवाइस से तुम इन सब को रिकॉर्ड कर लोगे, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी चीज़ रिकॉर्डेड होगी, अगर ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा तो कोई भी इसको नहीं मानेगा, क्योंकि नॉन ब्रॉडकास्टेड को भी कोई भी आराम से एडिट कर सकता है और यहाँ पे तुम्हें सच
में लगता है कि यहाँ पे कुछ भी होने वाला है। तो ये सुनकर पापा क्लॉक भी नर्वस हो जाता है। यहाँ पे वो भी सोचता है कि यहाँ पे ये बंदा यांग भी इसको ब्लॉक कर लिया है। अब यहाँ पे लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं क्योंकि पापा क्लॉक उसी की तरफ इशारा कर रहा होता है। तो ये सुनकर गोल्ड कैंग लू फेंग की तरफ देखने लगता है और कहता है वो, अब यहाँ पे वो कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ हमारे कंपेरेबल नहीं है, लेकिन इसकी जो डिफेंस है वो बहुत ही पावरफुल है। इसके बाद ज़रूर कोई ना कोई स्पेशल टेक्निक होगी, इसे रिलैक्स करो, मैं तुम सबको एक एक करके मारने वाला हूँ और यहाँ पे मैं अपना सारा भुगतान तुम सबकी ट्रेजर से करूँगा। तो ये सुनकर वो तीनों बंदे शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे गोल्ड कैंग अपने असली रंग को तो दिखाई दिया। पियर्सिंग टायर कहता है कि इतने लालची मत बनो। तो गोल्ड कैंग कहता है कि तुम चुप रहो, तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंजर हो, यहाँ तक कि तुम खुद को एक्सप्लोर भी करोगे तो तुम्हें मुझे कोई भी हार्म नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे इस छोटे से वेल्थ में नहीं इंटरेस्टेड हूँ, बल्कि मैं इन दोनों जो कि लू फेंग और पर्पल क्लॉक है उसका सामना करना चाहता हूँ, क्योंकि इन दोनों के पास ही टू ट्रेजर्स है। और वो कहता है कि मुझे फोर्स मत करो। और पर्पल क्लॉक को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम भी मुझे फोर्स मत करो। और दिखाया जाता है कि वो अपने हाथों में से एक ब्लैक क्रिस्टल को निकालता है जिसमें से इसकी टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही होती है। और दिखाया जाता है कि अगर उसे फोर्स किया जाता तो वो सभी एक साथ मार जाते और वो क्रिस्टल भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब यहाँ पे लू फेंग के साथ पियर्सिंग टाइगर खड़ा होता है। अब देखा जाए वो ब्लैक क्रिस्टल तो वो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसमें से जो एनर्जी निकल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थी। अब लू फेंग उसको देखकर सोचता है कि ये तो एक फ्लेम गॉड क्रिस्टल है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है। अगर देखा जाए तो उसने जो खरीदा था उससे ये हायर टावर का है। अब लू फेंग ने जिस फ्लेम गॉड क्रिस्टल को खरीदा होता है उसको खरीदने के लिए लू फेंग के पास 800 मिलियंस थे जो कि उसने खरीदा हुआ था। लेकिन जो अभी ये फ्लेम गॉड क्रिस्टल है वो इससे हायर लेवल का है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक अगर देखा जाए तो नेचुरली थंडर गॉड क्रिस्टल और वाटर गॉड क्रिस्टल भी होते हैं, लेकिन एक्सप्लोजिव पावर में ये फ्लेम गॉड क्रिस्टल इन सबसे सस्ता पड़ता है और सबसे कॉमन भी होता है। और इसी सिचुएशन में इन सब के लिए खरीदा भी जाता है। अब दिखाया जाता है गोल्ड कैंग को, जो ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है पर्पल क्लॉक तुम ये फ्लेम गॉड क्रिस्टल से मुझे ट्रेड कर रहे हो। और वो पर्पल क्लॉक की तरफ घूर कर देखने लगता है और वो कहता है कि तुम इससे कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो कहता है कि तुम अपने फाइनल ट्रम्प कार्ड को यूज करने वाले हो जो कि NA812 फ्लेम गॉड क्रिस्टल है और तुमने इसको खरीदा था। तो तुम्हें क्या सच में लगता है तुम मुझसे मार पाओगे? तो पर्पल क्लॉक कहता है कि A812 फ्लेम गॉड क्रिस्टल ये एक्सट्रीमली हाई लेवल का आइटम है जो कि किसी भी पाइनिकल एम्पर के एक्सप्लोजन से 3 टाइम्स ज़्यादा होता है और इसे मैंने एक बार अपनी सारी संपत्ति को लगा के खरीदा होता है। तो ये सुनकर लू फेंग सोचता है कि A812 देखा जाए तो जितना ज़्यादा पावरफुल क्रिस्टल होगा उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस होगी। और क्रिस्टल को तो लू फेंग ने 800 मिलियंस में खरीदा होता है जिसकी पावर हाई एम्पर एक्सप्लोजन जितनी होती है। और ये क्रिस्टल A812 क्रिस्टल होती है जिसको खरीदने के लिए 12 बिलियन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। और पर्पल क्लॉक ने तो इसको और भी ज़्यादा डिस्काउंट से नहीं खरीदा होगा, मतलब लगभग इतना से ही खरीदा होता है, मतलब उसको ज़्यादा पड़ गया होगा लू फेंग से। और इतना सम को यहाँ पे जमा करने से तो एम्प्रेस भी बैंकक्रप्ट हो जाएंगी। यहाँ पे लू फेंग सोच रहा होता है। अब यहाँ पे पर्पल क्लॉक कहता है कि तुमने सही कहा, मैं इसको यूज़ करके बहुत बार बच चुका हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस बार भी मैं बचने वाला हूँ। तो गोल्ड कैंग कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, इससे सिर्फ मुझे थोड़ा सा ही खतरा है। तो पर्पल क्लॉक उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये 3 टाइम्स पाइनिकल एम्पर स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, ये डेफिनेटली तुमको मार तो नहीं सकेगा, लेकिन इतने छोटे से स्पेस में ही आराम से तुम्हारे 5 से 10% अनडाइंग बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। और तुम ऑलरेडी इंजर हो और यहाँ पे तुम ज़्यादा अगर अनडाइंग बॉडी को लूज़ करोगे तो यहाँ पे और भी लंबा वक्त लग जाएगा तुमको रिकवर होने में। तो गोल्ड कैंग कहता है तुमने सही कहा। जिसके बाद गोल्ड कैंग लू फेंग की तरफ मुड़ता है और कहता है ह्यूमन, यहाँ पर्पल क्लॉक यहाँ पे मुझे ट्रबल दे सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। अब ये सुनकर लू फेंग साइलेंट रहता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। और यहाँ पे हमें एटमोसफेयर को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से टेंस था। यहाँ पे तीनों वॉरियर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। गोल्ड कैंग की प्रेजेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। अब यहाँ पे गोल्ड कैंग करना चाहता था
हर से अपने ट्रम्प कार्ड्स को निकलवाना ताकि वो यहाँ पे सबकी पावर को देख सके, तभी वो उस पर अटैक करेगा। अब ये कोई नॉर्मल फाइट तो नहीं है, यहाँ पे अगर इस तरह से फाइट होगी तो यहाँ पे लू फेंग को बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया होगा। फिर हमें गोल्ड कैंग को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की तरफ देख रहा होता था कि वो अपने ट्रम्प कार्ड्स को निकाल सके, लेकिन यहाँ पे लू फेंग कोई भी ट्रम्प कार्ड को नहीं निकालता। और यहाँ पे गोल्ड कैंग कहता है कि ये कैसा बकवास है, तुम्हारा खतरा सबसे कम है, इसलिए पहले मैं तुमको मारने वाला हूँ। अब ये देखकर पर्पल क्लॉक भी चिल्ला के कहता है जल्दी से आगे बढ़ो। और पियर्सिंग टाइगर को भी दिखाया जाता है जो अनडाइंग बॉडी को बर्न करके उसको मारने लगता है। अब लू फेंग भी कहता है चलो अपना बेस्ट देते हैं। यहाँ पे तीनों वॉरियर्स को ये पता चल गया था कि गोल्ड कैंग का फाइनल डिसीजन यही था कि वो तीनों को मारने वाला है। अगर यहाँ पे कोई एक मरता तो वो दूसरे को भी अच्छे आसानी से नहीं जाने वाला था, उनके सामने वो चीटी पड़ जाता। फिर देखा जाए तो यहाँ पे सबको मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं और वहाँ पे अपने थंडर पाइक से भी वो सब पे अटैक कर देता है और उसकी एनर्जी रिपर्स भी बहुत ज़्यादा होती है। अब पर्पल क्लॉक को दिखाया जाता है जो दूसरों से कम्युनिकेट करता है और कहता है ये अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न कर रहा है, ये इस फाइट को बहुत ही जल्दी सेटल करना चाहता है, इसलिए हमें इसे कैसे भी करके मारना होगा। अब पियर्सिंग टाइगर भी उस पर अटैक कर देता है। अब देखा जाए तो वहाँ पे एक्सप्लोजन के कारण उसने 20 से 30% पावर को घटा लिया था। अब पियर्सिंग टाइगर के पास भी कोई भी रास्ता नहीं बचता है, वो भी अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न करता है और वहाँ पे खुद को सेल्फ एक्सप्लोड कर देता है। और उसकी पावर भी ज़्यादा नहीं थी, किचिका के एक्सप्लोजन से 20-30% ही जितनी होती है और उससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। और यहाँ पे पियर्सिंग टाइगर मारा जाता है और गोल्ड कैंग कहता है कि इडियट, यहाँ तो तुम्हें अपने एक्शंस पे ही कुछ नहीं कहा, यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। अब पर्पल क्लॉक कहता है कि यांग तुम्हारे पास जो चीज़ भी उस पर अटैक करो। और यहाँ पे पर्पल क्लॉक पूरी तरह से गुस्से में होता है और यहाँ पे लू फेंग पे वो चिल्ला भी रहा होता है। लू फेंग तो अनडाइंग था नहीं, इसलिए लू फेंग अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न आउट नहीं कर सकता था, तो आखिर लू फेंग अपने फुल पावर को कैसे रिलीज करता। और यहाँ पे किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि लू फेंग अभी सिर्फ सेक्टर लॉर्ड का ही बंदा है। और यहाँ पे पर्पल क्लॉक ये देखकर तो और भी गुस्सा हो जाता है कि लू फेंग अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न नहीं करना है इसको मारने के लिए। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लू फेंग उन सबसे कैसे बचता है और क्या लू फेंग उन सारे ट्रेजर्स को ले पाता है या फिर नहीं, और पर्पल क्लॉक के पास आखिर ऐसा क्या ट्रेजर है जो कि उसको हर बार बचाया जा रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।